हमारे साथ में अरुणाचल को होम मिनिस्टर बामांग फेलिक्स जी हैं और हॉर्टिकल्चर, एग्रीकल्चर, वेटरनरी मंत्री ताके ताके जी हैं। पार्टी के सीनियर ऑफिस बेयरर्स सब यहाँ हैं। मैं आपसे इसलिए मिल रहा हूँ कि कल हम नॉमिनेशन फाइल करने के लिए वेस्ट सियांग डिस्ट्रिक्ट आलो में आरओ ऑफिस जाने के लिए तैयार हूँ और नॉमिनेशन फाइल करने से पहले कुछ बातें आपके माध्यम से हमारे प्रदेश के लोगों को बताना चाहता हूँ। हमारे लिए बहुत ही गर्व की बात है कि मैं जब अपोजिशन में था, मेरे साथ में जब कोई सरकार के एमएलए, मिनिस्टर, कोई बड़ा बिजनेसमैन, कॉन्ट्रैक्टर ऐसा जब नहीं था, तब आम आदमी, युवाओं ने, गांव के लोगों ने और अलग अलग क्षेत्र में काम करने वाले सब ने ब्लेसिंग करके मुझे पार्लियामेंट में काम करने का मौका दिया। फिर 2014 में पहली बार मंत्री बनने का मौका मिला और मोदी जी के साथ में काम कर रहा हूं अभी तक। आज मैं जब आपसे बात कर रहा हूं, मेरा एक जिम्मेदारी है। हमारे नॉर्थ ईस्ट में 2 कैबिनेट मंत्री हैं। एक मैं हूं, एक असम के भूतपूर्व मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल। देश का कैबिनेट मंत्री होने के नाते मेरा विशेष जिम्मेदारी है। मैं इस जिम्मेदारी को समझते हुए अपने प्रदेश के लोगों को अपील करना चाहता हूं कि 19 अप्रैल में चुनाव होने वाले हैं, उसमें अच्छी तरह से अपने अपने पार्टी का मुद्दा लेकर के लोगों के बीच में जाना चाहिए। डेमोक्रेसी का जो नियम है, रूल्स, रेगुलेशंस जो भी बने हैं, उसके मुताबिक हमको चुनाव में जाना है। कोई ऐसा काम नहीं करना चाहिए जिससे हमारा प्रदेश बदनाम हो, जिसमें नियम नीति को चोट पहुंचे। ऐसा हमको बिल्कुल नहीं करना चाहिए। लोकतंत्र में हर एक लोगों को अपने अपने बात बोलने का अधिकार है और फैसला जनता देता है। इस समय कभी कभी सोशल मीडिया के इस दौर में कभी कभी अपना बात बोलते बोलते दूसरा को चोट पहुंचाने के लिए, दूसरों को नुकसान पहुंचाने वाले बात कभी कभी हो जाता है गलती। जितना कैंडिडेट्स है, मेरा अपील है कि हम अपने बात रखते हुए ये चीज हम ध्यान में रखें कि दूसरा को नुकसान पहुंचाने वाले बात ना करें, हम झूठ का सहारा ना लें और किसी को गाला गाली दे करके ऐसा बात ना करें जिससे टेंशन पैदा हो और समाज में सौहार्द जो बना है उसको बिगाड़ने वाला काम ना करें। ये सब का जिम्मेदारी है। मेरे ओर से मैं अपने भारतीय जनता पार्टी के जितने कैंडिडेट्स हैं, मैं सबको अपील किया हूं। पहले भी उस दिन कैंडिडेट लोगों से बात करते हुए हमने अपील किया है। अभी फिर मैं कह रहा हूं, बीजेपी का जितना कैंडिडेट्स और बीजेपी का जितना कार्यकर्ता है, हमारे ओर से हम गलत काम नहीं करना है। एक भी वायलेंस का घटना नहीं होना चाहिए हमारे ओर से और इलेक्शन रूल्स ब्रेक नहीं करना है, नियम से चलना चाहिए, तब जाकर के चुनाव अच्छा होता है। जब हम चुनाव में जाते हैं तो अपना अपना इलेक्शन मैनिफेस्टो लेके जाते हैं। हमारे पार्टी का इलेक्शन मैनिफेस्टो आने वाले हैं, स्टेट का भी और सेंट्रल का भी। तो मैनिफेस्टो में जो बात आने वाले हैं वो तो मैनिफेस्टो में ही आपको पढ़ने को मिलेंगे। मैं विशेष 2-4 बातें आज कहना चाहता हूं। मैंने आज से 15 साल पहले एक नारा दिया था कि अरुणाचल को भारत देश का सबसे नंबर 1 राज्य बनाना है। बहुत लोगों को याद होगा, मेरा एक पोस्टर निकला था उस समय, माई ड्रीम टू मेक अरुणाचल ए नंबर 1 स्टेट। नंबर 1 स्टेट बनने का कई तरीका है। हमारा साइज छोटा है, हम उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल, महाराष्ट्र से कंपेयर नहीं कर सकते हैं। वहाँ एक एक डिस्ट्रिक्ट में 40 लाख, 50 लाख, 80 लाख, 90 लाख भी होता है एक एक डिस्ट्रिक्ट में।
तो उनका पॉपुलेशन ज़्यादा है तो उनका इकोनॉमिक साइज तो बड़ा होता है। हमारा छोटा प्रदेश है मगर पर कैपिटा इनकम में हर एक आदमी का जो इंडिविजुअल इनकम एवरेज में देश में नंबर 1 बनाने का जो हमारा सपना है वो मैं आज फिर दोहराना चाहता हूं। आज हमारा प्रदेश जो सबसे लास्ट में था, अब हम लोग 10-11 पोजीशन में पहुंच चुके हैं कुछ पैरामीटर्स में। अगले 5 साल जनता का आशीर्वाद से मोदी जी का निर्देश, मोदी जी का विजन और मोदी जी का जो प्लानिंग है उसके मुताबिक हमारा प्रदेश में आज के दिन एवरेज में भारत सरकार का सबसे ज्यादा पैसा अरुणाचल प्रदेश को मिलता है पर कैपिटा। 14th फाइनेंस कमीशन के बाद जो सिस्टम चेंज हुआ है मोदी जी के नेतृत्व में, फाइनेंस कमीशन का जो एक्सेप्ट किया हमारा कैबिनेट ने, उसके मुताबिक पर कैपिटा सेंट्रल डेवलपमेंट फंड्स जो देते हैं स्टेट्स को, उसमें हाईएस्ट अरुणाचल प्रदेश को मिलता है। आज पर मंथ अरुणाचल प्रदेश को लगभग कभी 21,000 कभी 22,000 तक का मिलता है, कभी 22,000 तक का मिलता है। 2011-12 में अरुणाचल प्रदेश का टोटल डेफिसिट लगभग 10,000 करोड़ हो गया था। यानी कि अरुणाचल के लोग, हम लोग जो घूमते हैं ना, हम लोग कर्जा में थे। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कर्जा देने के लिए मना कर दिया था और जो एम्प्लॉयज है उन लोग का सैलरी मिलने का भी मुश्किल हो गया था। लेकिन 2014 में मोदी जी प्रधानमंत्री बनने के बाद एक झटके में पॉलिसी चेंज करके अरुणाचल को इतना सपोर्ट मिला कि आज अरुणाचल प्रदेश का कोई भी डिपार्टमेंट का रेगुलर एम्प्लॉयज अपना सैलरी के लिए इंतजार करने की जरूरत नहीं है। ऑफिस का गाड़ी खर्चा के लिए, पोल एक्सपेंसेस के लिए, पेपर, कुर्सी, टेबल, बिजली, पानी, कोई क्राइसिस नहीं है। यहाँ तक कि जो पैसा बचता है उससे हमारा वेलफेयर स्कीम से एजुकेशन, हेल्थ, बाकी स्कीम का सारा सपोर्ट अभी स्टेट गवर्नमेंट पेमा खांडू सरकार देता है। उसके अलावा कई सारा जो काम चल रहा है, मैं बहुत डिटेल में नहीं जाऊंगा, लेकिन मैं जो मोटा मोटा ये कहना चाहता हूं कि आज इंफ्रास्ट्रक्चर की दृष्टि से इंडिया में हाईएस्ट एलोकेशन अरुणाचल प्रदेश को मिला है। भारत का सबसे डिफिकल्ट रोड इंफ्रास्ट्रक्चर आज तक के इतिहास में सबसे बड़ा और सबसे तकलीफ सिंगल रोड प्रोजेक्ट वो अरुणाचल में अभी अप्रूव हो गया है, फ्रंटियर हाईवे। ये हमारा सपना था। ये सपना जब मैं ऑपोजिशन एमपी था 2004 में, तब देखा था। ऐसे इंडियन आ सकते हैं लेकिन सिटीजनशिप नहीं मिलेगा अरुणाचल में। मेरा कहने का मतलब है कि जब आपको याद होगा, शायद आपने एक ब्रीफिंग पे कहा था, वही तो मैं बोल जल्द ही डिपोर्टेशन करेंगे। तो डिपोर्टेशन वहाँ 5 साल हो गया, कब होंगे? वही तो मैं आपको बता रहा हूँ ना। अब यहाँ नहीं बैठेंगे तो कहीं तो जाना पड़ेगा उसको। आप चाहते हैं कि हम उसको गोली मार दें क्या? जब कहीं जाने के लिए जगह तो कहीं एक्सेप्ट होना पड़ेगा ना। देखिए, कुछ चीज होता है ह्यूमैनिटेरियन, प्रैक्टिकल सोचना चाहिए। मैं आपको 2 मिनट देता हूँ, आप सोच के बताइए कैसे उठा के ले जाएगा इंसान को। कहीं जगह तो चाहिए ना, उसको आप बे ऑफ बंगाल में तो नहीं फेंक सकते ना। तो वो बाहर में एडजस्टमेंट का जगह ढूंढ रहा है, एडजस्टमेंट नहीं हो पा रहा है। लेकिन हम लोग तो कह दिया अरुणाचल में आप टेम्पररी है, आप परमानेंट नहीं बैठ सकते है। जब तक आप बैठेंगे आप टेम्पररी है, आपको ना एसटी सर्टिफिकेट मिलेगा, ना इंडियन सिटीजनशिप अरुणाचली होके आपको मिलेगा, नहीं। वो क्लियर है, रूल बन चुका है, कानून बन चुका है। तो नॉन ट्राइबल लोग भी तो बैठता है, कोई 50 साल से बैठा हुआ है, लेकिन अरुणाचली होके तो नहीं बैठा ना। वो बैठेगा लेकिन अरुणाचली होके नहीं बैठेगा। सर, अभी डिपोर्टेशन का तो बात हो गया, लेकिन इनका क्वेश्चन सुन के एक सवाल आ रहा है कि सर सिटीजनशिप नहीं देगा, आप कह रहे हैं नहीं मिलेगा उनको, कह रहे हैं, लेकिन कई असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी में वोटिंग राइट उन्हें दिया गया। वोटिंग राइट हर इंडियन को देता ही है ना। तो यहाँ नॉन ट्राइबल्स को वोटिंग राइट नहीं है क्या? उसका तो होगा नहीं बोल रहे हैं। आप लोग एक चीज नहीं समझ रहे हैं, हर इंडियन का वोटिंग राइट कहीं भी है, मिलेगा। अभी हमारा अरुणाचल में लगभग नॉन ट्राइबल वोटर्स अरुणाचल में लगभग 3 लाख है। लेकिन 3 लाख वोटर हो गया मतलब वो थोड़ी ना अरुणाचली ट्राइबल बन गया। अरुणाचल में रह रहे वो इंडियंस हैं। तो कानून बन चुका है ना, सिटीजनशिप का जो कानून बना है उसको क्या कहते हैं, आप लोग पढ़ा होगा। 2014 से पहले जो भी माइनॉरिटीज वहाँ
रिलीजियस प्रोसिक्यूशन करके जो भगाया उसको सिटीजनशिप दिया जाएगा, मगर अरुणाचल में नहीं मिलेगा, ट्राइबल स्टेट में नहीं मिलेगा। रूल क्लियर हो गया ना। तो अरुणाचल तो खुले सीएए को सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि कानून बन चुका है कि अरुणाचल में अब कोई सरकार चाहने से भी किसी रेफ्यूजी को यहाँ नहीं बसा सकता है, उसको सिटीजनशिप अरुणाचली बनकर के नहीं मिलेगा। सर एक सवाल लास्ट एसीएफ का जो स्टेटमेंट था, तवांग चर्च एसटी हटा देंगे और एक एंटी कन्वर्जन बिल वगैरह लाए, इस चीज को लेकर किसान लोग का मतलब एक वहाँ में एक नाराजगी है कि वोट इंडिया अलायंस को देने के, इसमें अब क्या कहेंगे सर? देखिए, सबसे वर्ड भी हटा देगा बोल के एक हवा में चला रहा है सर। आज का दिन में मोदी जी के नेतृत्व में सबका साथ सबका विकास का जो हमारा मंत्र है उसमें सब इंक्लूड है। यहाँ आपस में दो गुट अगर कुछ बोलेगा तो उसको ब्लेम मुझे क्यों देना है? आप ट्राइबल हैं, आप कोई भी धर्म मना सकते हैं, तो आपका राइट को तो मैं तो नहीं छीन सकता हूँ। कॉन्स्टिट्यूशन में जो लिखा है वो मैं तो बदल नहीं सकता हूँ। इसलिए जो आपस में बोला बोली होता है उसको लेकर के पॉलिटिकल कलर नहीं देना चाहिए। तवांग चर्च के बारे में मैंने तो पहले ही बोल दिया, इसका सोल्यूशन निकालने के लिए वहाँ के लोकल लोगों के साथ बात करना चाहिए, क्योंकि वो लैंड का इश्यू है, वो मेरा जमीन नहीं है। वहाँ के प्रशासन और वहाँ के लोकल लोगों के साथ बातचीत करके सोल्यूशन निकालना चाहिए। हर चीज़ आप एमपी को बोलेंगे, ऐसा नहीं हो सकता है। हर आदमी, हर एक का रोल होता है। यहाँ में जैसे कि एक बार पेमा खांडू साहब का खिलाफ में यहाँ मूवमेंट चलता है बोल के बाहर में इतना फैला दिया। मेरे पास में 2-3 जर्नलिस्ट आए, वो बोला कि आप पेमा खांडू साहब के खिलाफ में काम कर रहा है, आप चीफ मिनिस्टर बनेगा क्या? मैं बोला कि मैं अरुणाचल स्टेट पॉलिटिक्स छोड़ दिया है। लोग हंसेगा कि यूनियन इतना सीनियर मिनिस्टर होते हुए भी यहाँ अंचल मेंबर, ग्राम पंचायत, जिला परिषद में हाथ डालता है बोलेगा। इसलिए मैं इसका टोटल लोकल पॉलिटिक्स को मैं छोड़ दिया। मैं सिर्फ पार्लियामेंट के लिए फाइट करूंगा। पेमा खांडू साहब को स्टेट चलाने दीजिए, मैंने ये बोला। किसी ने उसको बदमाशी करके कि किरण रिजिजू अरुणाचल को इंटरेस्ट नहीं है बोलता है, तो ऐसा बदमाशी होता है ना अरुणाचल में। तो इस तरह का चीजों को आप लोग ही तो सही करना चाहिए। मैं यहाँ बोल रहा हूँ कि पंचायत इलेक्शन में हाथ नहीं डालेगा, और वो दूसरा बोल रहा है कि अरुणाचल इंटरेस्ट नहीं है। तो ऐसा होता है, आदमी कुछ बोलने के लिए बोलेंगे। एसीएफ को मैंने पहले अपील कर चुका है, धर्म के नाम से कभी भी अपील मत कीजिए और उसको आप पॉलिटिक्स में मत जोड़िए, क्योंकि हमारे समाज के लिए बहुत बड़ा नुकसान होगा और बाद में डाक लगेगा। जो आज धर्म के नाम से पॉलिटिक्स कर रहे हैं ना, उसी पे उसके धर्म के लोग बाद में ब्लेम करेगा कि इसके समय में पॉलिटिसाइजेशन किया गया है संगठन को। एसीएफ नॉन पॉलिटिकल है, इसलिए उसको हम लोग इज्जत देना चाहिए।